वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 14 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद चेयरमैन। अब तक रॉकवेव सिटी एक साथ 3 हाईटेक चॉपर हेलीपैड पर आकार लैंड हुई। अब आगे गार्ड्स के साथ ही चार्ली मिडिल चॉपर से बाहर आया। फिर कुछ वक्त बाद बेला उस चॉपर से बाहर आई। वहां अक्षत पहले से ही बेला को रिसीव करने के लिए खड़ा था। बेला ने अक्षत की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए चार्ली से पूछा, क्या तुम्हें उस मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता चला जिसने जोसेफ को एमा को मारने के लिए भेजा था? जवाब में चार्ली ने कहा, नहीं सिस्टर बेला, मैंने कल रात से ही अपने लोगों को उसे ढूंढने के काम पर लगाया है, मगर अब तक उस मास्टरमाइंड का कोई सुराग नहीं मिला। आई थिंक वो इंसान जो भी है बहुत शातिर है। उसने अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। अगर मैं आपके कहने पर डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो मुझे भी यही लगता कि जोसेफ ने एमा को अपने ईगो और पैसों के लिए मारा है। चार्ली की बात सुनकर बेला ने गंभीरता से कहा, चार्ली, पूरी दुनिया जानती है कि एमा मेरी कजन है। कोई भी एरा गहरा इंसान एमा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। एमा का मर्डर ऊपर से जितना सुलझा हुआ लग रहा है, असल में उतना भी सुलझा हुआ नहीं है। तुम जल्द से जल्द उस मास्टरमाइंड के बारे में पता करो। वो हम पर दोबारा कोई हमला करे उससे पहले ही मुझे वो मास्टरमाइंड मेरे कदमों में चाहिए। एक और बात, अंकल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। मिस्टर लुक रिचर्ड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जवाब में चार्ली ने कहा। अब तक वो दोनों अक्षत के पास आ चुके थे। अक्षत ने मुस्कुराकर बेला को कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी। अक्षत की बात सुनकर बेला ने कंफ्यूजन में पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज के लिए? आपकी प्रेगनेंसी के लिए भाभी जी, और किस लिए? अक्षत ने कहा। अक्षत की सुनकर बेला ने कहा, ओह थैंक यू। वैसे कहाँ थे इतने दिनों से आप अक्षत जी? कई हफ्तों से दिखाई नहीं दे रहे थे। अपनी वाइफ के वापस आते ही आप तो हम सबको भूल ही गए हो। बेला की बात सुनते ही अक्षत ने हल्का शर्मा कर कहा, नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल यहाँ का काम थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए आप लोगों से मिलने आने के लिए फुर्सत नहीं मिला। आजकल बड़ी अजीब चीजें हो रही है यहाँ। अजीब चीजें मतलब मैं क्या ही कहूँ अब भाभी जी। कुछ दिनों पहले हमारी एक कार्गो शिप अचानक पैसिफिक ओशन से गायब हो गई थी। उस शिप से लास्ट टाइम एक आखिरी सिग्नल जो छोड़ा गया था, उसके मुताबिक वो शिप ओशन के सदर्न साइड किसी साइक्लोन में फंस गई थी। शिप जब अचानक रफ्तार से गायब हो गई तब हमें लगा कि वो शिप कहीं साइक्लोन की वजह से समुद्र में डूब गई होगी, मगर जब हमारे डाइवर्स समुद्र में उस जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए पानी में उतरे तो हमें उस शिप का एक मलबा तक नहीं मिला। अक्षत इतना कहने के बाद बेला और चार्ली के साथ चेयरमैन केबिन में जाने के लिए एलिवेटर के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने आगे कहा, हमारे डाइवर्स को एक तो शिप का मलबा तक नहीं मिला, ऊपर से हमारे वो डाइवर्स भी शिप का मलबा ढूंढने के क्रम में उस जगह से अचानक कहीं गायब हो गए जहां से शिप गायब हुई थी। यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो शिप और डाइवर्स कहाँ गायब हो गए। कई लोग तो कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन के सदर्न साइड में बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा कुछ है। अब पता नहीं उस जगह की असलियत क्या है, मगर जो भी हो यह मामला बहुत उलझा हुआ है। अब समुद्र को आज तक कोई इंसान पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया है। उसकी गहराई में कितने राज दफन है ये भी बता पाना मुश्किल है। अक्षत की पूरी बात सुनने के बाद बेला ने कहा, ये मामला तो सच में काफी ज्यादा उलझा हुआ है। शायद इसकी वजह से ही कार्तिक नानी माँ की फ्यूनरल छोड़कर यहाँ आ गया। बेला की बात पर सहमति जताते हुए अक्षत ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बेला को चेयरमैन केबिन के बाहर छोड़ने के बाद अक्षत जबरदस्ती चार्ली को अपने साथ लेकर ट्रेनिंग बेस में चला गया। बेला ने केबिन का डोर नॉक किया तो अंदर से एक गहरी ठंडी आवाज आई, कम इन मिसेस श्रेया कार्तिक कपूर। बेला ये सुनते ही केबिन के अंदर आई। कार्तिक ग्लास वॉल के पास खड़ा दूर कहीं गौर देख रहा था। उसका दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में था। उसकी बैक प्रोफाइल भी उतनी ही स्टनिंग थी जितना उसका चार्मिंग चेहरा था। नॉर्मल सफेद शर्ट, टाई और पैंट में भी कार्तिक किसी देवता के भांति दिखाता था। बेला चलकर कार्तिक के पास आई। उसने देखा कि कार्तिक एक टक समुद्र को घूर रहा है। बेला ने हल्का मुस्कुराकर पूछा, क्या समुद्र मुझसे ज्यादा सुंदर है? बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेला को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। बेला सीधा कार्तिक के मजबूत बाहों से जा उलझी। उसके दोनों हाथ अपने आप ही कार्तिक के कठोर सीने पर जा टिके थे। कार्तिक ने झुककर बेला की नाक से अपनी नाक रब करते हुए लो वॉइस में कहा, नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, योर सोल एंड योर बॉडी टू मे वाइफी। कार्तिक की आखिरी बात सुनते ही बेला का सुंदर चेहरा लाल होने लगा। करीबी की वजह से उनकी गर्म गहरी सांसें आपस में उलझ रही थी। बेला ने कार्तिक के कंधे पर हल्का मारकर कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी कार्तिक।
मगर तुम तो बिल्कुल सीरियस होकर बेशर्म रोमियो जैसी रोमांटिक लाइंस बोलने लगे। बेला की बात सुनने के बाद कार्तिक ने उसे वॉल से लगा दिया। उसके दोनों हाथ बेला की पतली कमर में लिपटे हुए थे। कार्तिक ने बेला की तरफ झुककर कहा, मैं किसी और की जैसी लाइंस नहीं बोल रहा हूँ वाइफी, मेरे लिए सच में तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। कार्तिक की सेडक्टिव आवाज अब बेहद ही गंभीर हो गई थी, मानो वो अपने शब्दों को लेकर बेहद ही सीरियस हो। बेला की हार्ट बीट बुरी तरह बढ़ चुकी थी। उसे अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। बेला ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा, मुझे समीर और नेहा से मिलना है। उन दोनों की कंडीशन अब कैसी है? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, समीर की कंडीशन में काफी सुधार आया है, उसे जल्द ही रिहाई मिल जाएगी। मगर नेहा, वो पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो सकती है। रूल्स के मुताबिक उसे अगली एनिवर्सरी पर मार दिया जाएगा। कार्तिक की आखिरी बात सुनते ही बेला के भावों में तेज बदलाव आ गया। उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के शर्ट पर भी कस गई थी। बेला ने हैरानी के साथ कहा, पर वंश और समीर तो ठीक हो गए हैं, फिर नेहा क्यों ठीक नहीं हो सकती है? वाइफी, वंश शुरू से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग था। तरुण उसे उस वक्त भी पूरी तरह हिप्नोटाइज नहीं कर पाया था। समीर की सिचुएशन भी वंश जैसी ही थी। वो दोनों मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, मगर नेहा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बहुत ज्यादा वीक है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, और उसे जिंदा छोड़ना भी नए तरुण को जन्म देने जैसा होगा। इसीलिए उसका मरना जरूरी है, कार्तिक ने बेला को समझाया, जिसे सुनकर बेला का दिल धक से रह गया। भले ही नेहा बेला की सगी बहन नहीं थी, मगर बेला उसकी मौत नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसके डैड के बाद नेहा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी नजरों में तो नेहा भी उनकी ही बेटी थी। बेला ने कार्तिक को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या नेहा को बचाने का कोई रास्ता नहीं है कार्तिक? बेला के सवाल पर कार्तिक ने लंबी खामोशी के बाद कहा, एक आखिरी रास्ता है वाइफी। कौन सा रास्ता? बताओ मुझे कार्तिक, कौन सा रास्ता है? बेला बेसब्र थी कार्तिक का जवाब जानने के लिए। कार्तिक ने झुककर बेला के होठों के कोने पर किस करके कहा, तुम्हें रॉकवेव वापस ज्वाइन करना होगा वाइफी, ये आखिरी रास्ता है। अगर तुम रॉकवेव ज्वाइन कर लोगी तो नेहा को मारा नहीं जाएगा, उसे जिंदगी भर के लिए प्रिजन में रखा जाएगा और उसे सारी सुख सुविधा वही मिलेगी, वरना उसे अगली एनिवर्सरी पर मार दिया जाएगा। कार्तिक की ये बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसकी सुंदर आंखों में संदेह के बादल उमड़ आए थे। बेला ने कार्तिक को घूरते हुए पूछा, कार्तिक, तुम कहीं नेहा का यूज तो नहीं कर रहे हो ना, मुझे मजबूर करना के लिए, ताकि मैं रॉकवेव दोबारा से ज्वाइन कर लूं? बेला की बात पर कार्तिक ने बिना भाव के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाइफी, अगर मुझे तुम्हें मजबूर करना होता तो मैं नेहा का नहीं बल्कि समीर का यूज करता। फिलहाल जो सच है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। वैसे भी आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मैं तो तुम्हें कहूंगा कि नेहा के बारे में ज्यादा मत सोचो। वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उल्टा उसके माँ बाप की वजह से तुम्हें बचपन में कितना सफर करना पड़ा था। मरने दो उसे, तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो कार्तिक। आई नो वाइफी। कार्तिक के होठों पर हल्की चार्मिंग मुस्कान देख बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उन दोनों से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे या फिर मैं अकेले जाऊँ? नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। रुको, कार्तिक ने कहा। फिर उसने अपने वर्क डेस्क के ड्रॉर से एक छोटी सी डिवाइस निकली और उसने उस डिवाइस को अपने गर्दन और कान के बीच में लगाकर उस पर एक बार क्लिक किया। कार्तिक के ऐसा करते ही उसके हैंडसम चेहरे के आसपास एक काला डिजिटल मास्क क्रिएट हो गया, जिसकी वजह कोई कार्तिक का चेहरा तो नहीं देख सकता था, मगर कार्तिक सब कुछ क्लियरली देख सकता था। बेला ने उस मास्क को धीरे से छूते हुए कहा, यह मास्क पहले वाले से अच्छा है, इसका डिजाइन भी बढ़िया है। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए जवाब में कहा, खम्मम, इसे अक्षत ने बनाया है, उसे पुराना वाला मास्क पसंद नहीं था इसीलिए। कार्तिक की बात पर बेला ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों केबिन में ही मौजूद सीक्रेट एलिवेटर के जरिए रिहैब सेंटर में जाने वाले थे। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कार्तिक ने कम इन कहा तो ली हुआ केबिन के अंदर दाखिल हुई। कार्तिक ने अब तक बेला का हाथ छोड़ा नहीं था। ली हुआ की नजर जैसे ही कार्तिक और बेला के हाथों पर गई, वैसे ही उसका सुंदर काला पद गया और उसकी आंखें उन दोनों के हाथों पर जाकर टिक गई। हालांकि चेहरे पर मास्क होने की वजह से कार्तिक या बेला उसके चेहरे के भावों को देख नहीं पाए। कार्तिक ने ली हुआ से कोल्डली पूछा, एनी प्रॉब्लम? जवाब में ली हुआ ने अपना होश संभालते हुए कहा, चेयरमैन सर, मैं आपको मैडम रिचर्ड के बारे में ही बताने आई थी, मगर मैडम रिचर्ड तो पहले से ही यहाँ है। ली हुआ की बात सुनकर कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, यू गो एंड लुक एट अदर थिंग्स, आई विल हैंडल हर। कार्तिक की बात सुनकर ली हुआ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो एक नजर कार्तिक और बेला के हाथों की तरफ देखने के बाद वहां से चली गई।
बेला ने उसके जाते ही कार्तिक को घूरकर कहा, कार्तिक तुम मुझे बदनाम करने पर क्यों भिड़े हो? बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने कंफ्यूजन में पूछा, व्हाट डू यू मीन वाइफी? मैंने तुम्हें कब बदनाम किया? कार्तिक की कंफ्यूजन दूर करते हुए बेला ने उसके और अपने हाथ की तरफ इशारा करके कहा, अब अगर रॉकवेव का चेयरमैन सरेआम मेरा हाथ ऐसे पकड़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे? कार्तिक, हर कोई ये तो नहीं जानता है ना कि मेरा पति ही रॉकवेव का चेयरमैन है। वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं अपने पति चीट कर रही हूँ और रॉकवेव के चेयरमैन के साथ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मेरे साथ साथ तुम भी इसके लिए बदनाम होगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक शैतानियत से मुस्कुराया, फिर उसने बेला को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वाइफी तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी तुम्हारे साथ बदनाम होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बदनाम होने के लिए रेडी हूँ। कार्तिक की बेशर्मी भरी बातें सुनकर बेला शब्दहीन हो गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। उसका पति दुनिया का इकलौता इंसान था जिसे अपनी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत ही नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट कैबिन। ली हुआ केबिन के अंदर आते ही वहां मौजूद सभी सामानों को तोड़ने फोड़ने लगी। उसकी आंखों गुस्से से लाल नजर आ रही थी। ली हुआ के डैड, जो पहले से ही उस केबिन में मौजूद थे, उन्होंने ली हुआ को रोकते हुए कहा, हुआ क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जवाब में ली हुआ ने वर्क डेस्क को लात मारकर गेंद की तरह हवा में उछाल कर कहा, डैड मुझे बेला रिचर्ड को जान से मारना है। क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, वो भी चेयरमैन की नजरों में आए बगैर? ली हुआ की डिमांड सुनते ही उसके डैड की आंखें फैल गई। क्या ली हुआ के डैड उसकी बात मानेंगे? कौन है वह मास्टरमाइंड जिसने एमा को मरवाया है? क्या बेला अब भी रॉकवेव ज्वाइन करने के लिए तैयार होगी? जानने के लिए